हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। क्लास को आगे बढ़ाएंगे आज की सेकंड एडिटोरियल के साथ, द हिंदू के टाइमली रीस्टेटमेंट इसका टाइटल है। सब चीज़ों को बेसिक लेवल से पढ़ने की कोशिश करेंगे, साथ में ग्रामर और वोकैब को भी लेके चलेंगे। आर्टिकल लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के एक नए ऑर्डर पे, जिसमें प्रेस की फ्रीडम यानी पत्रकारिता की आज़ादी को मेंटेन करने से हेल्प मिलेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और एज एन इंडियन, एज ए वोटर, आप सभी को इस आर्टिकल के बारे में, इस ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को अपने क्विज़ के साथ में। जो भी इस क्लास में सीखेंगे, इन खतरनाक से क्वेश्चंस पे आपको अप्लाई करना है। ऑब्जेक्टिव आपका ये है कि 9 में से 9 आपको नंबर मिले। पूरे मन से चीज़ों को सीखो। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, टाइमली रीस्टेटमेंट। देखिए, दो वर्ड्स हैं, टाइमली और अनटाइमली। टाइम मतलब वक्त, टाइमली मतलब वक्त पे आने वाला, और अनटाइमली मतलब बेवक्त, है ना। सिंपल वर्ड्स है ये। कह रहे जी बिल्कुल वक्त पे आने वाला, टाइमली। एक रीस्टेटमेंट आया है। रीस्टेटमेंट होती है स्टेटमेंट प्लस में री। एक ऐसी बात जो हमें पहले से पता थी, कानून में लिखी हुई थी, उसी को इन्होंने री यानी फिर से रिपीट किया है। सुप्रीम कोर्ट से एक लॉ के बारे में, एक कानून के बारे में फिर से स्टेटमेंट दी गई है। शायद इस कानून को हम भूल बैठे थे, लेकिन अब कोर्ट इस कानून के डिफेंस में उतर आया है। चलिए, कौन सा ऑर्डर है, कौन सा कानून है ये? सुप्रीम कोर्ट मेक्स अ केस अगेंस्ट प्री ट्रायल रिस्ट्रेंट ऑन जर्नलिस्टिक कंटेंट। सुप्रीम कोर्ट मेक करती है केस को। मेक अ केस एक फ्रेज अंग्रेजी में, इसको इडियम भी बोल सकते हैं आप। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रेलेवेंट बनाना, किसी चीज़ को मजबूती से सबके सामने रखना, रेलेवेंसी के साथ, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने मजबूती से रेलेवेंट बनाया है इस चीज़ को, एक केस को मेक किया है, और ये केस है अगेंस्ट यानी खिलाफ प्री ट्रायल रिस्ट्रेंट के। अब ये क्या होता है जी प्री ट्रायल रिस्ट्रेंट? देखिए, रिस्ट्रेंट का मतलब होता है पाबंदी, प्री ट्रायल का मतलब होता है ट्रायल से पहले, कोर्ट केस से पहले। तो कोर्ट केस से पहले जो पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा सा केस पेश किया है। और ये पाबंदियाँ लगती हैं, ऑन लगा के बता रहा है, जर्नलिस्टिक कंटेंट पे, अखबारों और टीवी चैनल्स के अंदर जो कंटेंट आता है उस पर। अभी तक होता ये आया था कि अगर आपने कोई गलत काम किया है और आपको पता लगा कि एक बात जो है सब तरफ फैलने वाली है, तो आप कोर्ट में जाएंगे और एक केस लगा देंगे सारे मीडिया हाउसेस पे कि इस मामले के ऊपर कोई मीडिया वाला कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि ये मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जाने के बाद इस पर जो फैसला आएगा, तब मीडिया को बोलने का अधिकार होगा। तो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन और पावरफुल लोग प्री ट्रायल रिस्ट्रेंट जो है मीडिया पे लगवा देते हैं, ताकि उनकी बात आगे ना फैले और बात ठंडी हो जाए, उसके बाद लोग भूल जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, भाई ये प्री ट्रायल रिस्ट्रेंट जो है ना, ये लगनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट टाइम किसी मीडिया हाउस पे ये रिस्ट्रेंट लगाने से पहले छोटी कोर्ट 100 बार सोचेंगी। समझ गए? पत्रकारिता की आज़ादी को बनाए रखने के लिए कोर्ट ने ऐसा किया। सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है, मेक्स इसकी वर्ब है। मेक अ केस मैंने आपको समझा दिया, इडियम है एक। रिस्ट्रेंट यानी पाबंदी, लगाम, कंस्ट्रेंट भी बोल सकते हैं इसको। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ के इस आर्टिकल की सारी वोकैब पर नज़र डालेंगे। टेक्स्ट बुक की लोवेस्ट प्राइस सेल एक्टिव हो चुकी है, ईयर एंड सेल है। 175 रुपये के मामूली से प्राइस पे आपको इन 3 दिनों के दौरान मॉक टेस्ट पास मिल रहा है 1 साल का। मेरे ख्याल से इससे कम प्राइसेस नहीं होते हैं। जो बच्चे चूक चुके हैं इन प्राइसेस को, दे कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द पास। इस मॉक टेस्ट पास में आपके सारे एग्जाम इंक्लूडेड हैं। फिर चाहे आप एसएससी की या बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, ईपीएफओ, स्टेनो, सीपीओ, जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, 75,000 के करीब आपको मॉक टेस्ट का पैकेज मिल जाएगा। प्रो वर्जन इसका 263 में है, जिसमें ये सारे मॉक टेस्ट और प्लस में प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट। सेल का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है टेक्स्ट बुक का, लिंक पे क्लिक करें, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, नॉर्मल पास का प्राइस आपको जो भी दिखाए, आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे YT10, आपका प्राइस कट के हो जाएगा 175 रुपीज़। इसी तरीके से जो प्रो पास है, उस पर भी यही कूपन आपको अप्लाई करना है। 263 रुपीज़ में आप प्रो पास को भी अवेल कर पाएंगे। जिन बच्चों को पास चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द सेल। प्रमोशन हो गया, अब आ जाओ अपने वोकैब पे। 5 वर्ड्स हैं। शीट तो आप डाउनलोड कर ही लेंगे टेलीग्राम ग्रुप से, कमेंट सेक्शन में उसका लिंक रखा गया है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। पहला जो वर्ड है इंजंक्शन, लीगल वर्ड है। देखिए, इंजंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्डर जिसके तहत आप किसी चीज़ पे रोक लगा दें, खास करके किसी चीज़ की बातचीत पे। समझ गए? इसको सीज एंड डजिस्ट ऑर्डर भी बोलते हैं। सीज का मतलब होता है रोका, रोको। डजिस्ट का मतलब होता है परहेज करो।
तो अक्सर पावरफुल लोग इंजंक्शन का ऑर्डर कोर्ट से लेकर के आते हैं और उस ऑर्डर में ये लिखा होता है कि इस आदमी की इस बात पे कोई चर्चा नहीं करेगा जब तक इसका केस कोर्ट में सेटल ना हो जाए। द लेट एक्टर्स फैमिली इज सीकिंग एन इंजंक्शन। इस लेट एक्टर की फैमिली एक इंजंक्शन को सीक कर रही है यानी एक ऑर्डर की मांग कर रही है। और किसके खिलाफ? अगेंस्ट द बुक्स पब्लिकेशन, इस किताब के पब्लिकेशन के खिलाफ। फैमिली का ये कहना है कि इस किताब में कुछ गलत सलत लिखा हुआ है, इसलिए किताब पे अभी रोक लगाई जाए, इंजंक्शन लगाया जाए, फिर हम कोर्ट में लेकर के जाएंगे ऑथर को, उसके बाद कोर्ट के फैसले के बाद ही किताब को पब्लिश होने दिया जाए। ठीक है, तो इस वर्ड का मीनिंग आपको निकाल लेना। इंजंक्शन का मतलब होता है टेम्परेरी रोक, इसको प्रोहिबिशन भी बोल सकते हैं। आज ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे, आपके लिए नया वर्ड है। अगला वर्ड है रेपरकशन। देखिए, रेपरकशन होते हैं फार फेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस, बुरे परिणाम लेकिन दूरगामी। कोविड-19 लॉकडाउन्स हैव ब्रॉट इन सीवियर इकोनॉमिक रेपरकशंस फॉर श्रीलंका। कोविड के जो लॉकडाउन्स हैं वो ब्रिंग इन करके लाए हैं। ब्रिंग इन की थर्ड फॉर्म है ब्रॉट इन, किसी चीज़ को लेकर के आना। बहुत ही खराब आर्थिक दुष्परिणामों को श्रीलंका के लिए। अब देखिए, रेमिफिकेशन और रेपरकशंस एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। आज आप रेमिफिकेशन नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। इम्प्लीकेशन, साइड इफ़ेक्ट्स, फॉल आउट और स्पिल ओवर सभी इस वर्ड के सिनोनिम होते हैं। दूरगामी जो नतीजे निकलते हैं उस चीज़ को बताते हैं। चलिए, नेक्स्ट वर्ड अपने पास क्या है? कैवेलियर। बड़े अच्छा वर्ड है ये, वन वर्ड है एक्चुअल में। कैवेलियर का मतलब होता है घुड़सवार। वो आपने देखा होगा ना मूवीज़ के अंदर, 300 मूवी है या वो स्पार्टाकस वाली मूवी है, उसमें घुड़सवार नहीं होते, आगे आगे घोड़े पे लेकर के अपना भाला वाला चलते हैं, उनको बोलते हैं कैवेलियर। लेकिन याद रखें, कैवेलियर वर्ड को आम भाषा में, आजकल की भाषा में जब घुड़सवार होने बंद हो गए हैं, एरोगेंट या केयरलेस आदमी से जोड़ के रखा जाता है। देखिए, वो जो नाइट्स होते थे, घुड़सवार होते थे ना, वो ऐसे लोगों को बनाया जाता था जो बहुत बोल्ड होते थे, किसी की परवाह नहीं करते थे, घोड़े पे सवार रहते थे और राजा के एक इशारे पे दुश्मन को, समझ गए, अटैक करने का जज्बा रखते थे। थोड़े से वो एरोगेंट भी होते थे आम आदमी के लिए, थोड़े केयरलेस भी होते थे, जिस पे चढ़ाना घोड़ा चढ़ा दिया। तो वो कैवेलियर वर्ड उन्हीं घमंडी घुड़सवारों या केयरलेस घुड़सवारों से हमने आजकल जिस भी इंसान को आपको घमंडी बोलना हो वहाँ पे इसको लगा देते हैं। अगर आपका कैवेलियर एटीट्यूड है तो आप बड़े ही हवा में उड़ते रहते हैं, केयरलेस हैं, किसी को कुछ नहीं समझते हैं और बहुत जल्दी, समझ गए ना, उस टाइप के आदमी हैं। तो ये कैवेलियर वर्ड आपको आज के कॉन्टेक्स्ट में समझना है। द गवर्नमेंट टेक्स अ कैवेलियर एटीट्यूड। सरकार एक बहुत बोल्ड सा या केयरलेस सा एटीट्यूड रखती है टू द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रिजन ओवर क्राउडिंग। इन प्रॉब्लम्स के लिए जो है जेलों में भीड़ की, जेलों में भीड़ की बड़ी समस्या है, जेल कम है, लोग ज़्यादा हैं, लेकिन सरकार बेपरवाह सी रहती है। सरकार को लगता है कि कैदी हैं, जैसे रखना चाहे वैसे रखेंगे इनको, है ना। चलिए, अब इसके लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स भी हैं अपने पास। हाई हैंडेड नाम का एक वर्ड ज़रूर याद रखना। जब आपका हाई रहता है हैंड, हैंड किसका हाई रहता है? जिसको किसी की गर्ज ना हो, है ना, बोल्ड आदमी हो। अगर आप हाई हैंडेड आदमी हैं तो आप समझ गए ना, देने वाले आदमी हैं, आप दाता हैं, आप अपने हिसाब से सब काम करेंगे। तो हाई हैंडेड को एरोगेंट या कैवेलियर भी बोलते हैं। आज आप कैवेलियर वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। हॉटी और सुपरसिलियस, ये भी दो अच्छे सिनोनिम्स हैं। हॉटी जरूर याद रखना, HAUGHTY। चलिए, अगला वर्ड है एडमॉनिश। दो मीनिंग्स होते हैं इसके। पहला मीनिंग होता है किसी को धमकाना, वार्निंग देना, चेतावनी देना कि भाई ऐसा मत करना, देख ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। और दूसरा होता है किसी को लताड़ना, स्कोल्ड करना। द डॉक्टर एडमॉनिस्ड द पेशेंट। डॉक्टर ने पेशेंट को एडमॉनिश किया, लताड़ा। और किस लिए लताड़ा भाई, या किस लिए वार्न किया? फॉर बीइंग केयरलेस विद हिज हेल्थ। अपनी हेल्थ के साथ केयरलेस होने के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बेपरवाह होने की वजह से। चलिए, लताड़ने को, फटकारने को, है ना, इस ऐसी चीज़ों को रेप्रीमाइंड करना, रिब्यूक करना और ड्रेस डाउन करना भी बोलते हैं। ड्रेस डाउन तो बड़ा इजी याद करना। ड्रेस मतलब कपड़े, डाउन मतलब नीचे, किसी के कपड़े उतारना, डांटना, फटकारना, है ना, बेइज्जती करना, ड्रेस डाउन। और एक ईडियम भी है इसके लिए हमारे पास, यह फ्रेजल वर्ब है, कम डाउन ऑन या अपॉन हैविली। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ कम डाउन ऑन या अपॉन द गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट को, बड़े सरकार को जोरों से लताड़ा है, कम डाउन ऑन या अपॉन समबडी। चलिए, लास्ट वर्ड अपने पास अपोजिट। एक्चुअल में रेलिवेंट से शुरू करते हैं, फिर अपोजिट पे आएंगे। रेलिवेंट का मतलब समझते हैं? जो एप्रोप्रिएट हो, सुसंगत हो। मान लीजिए इस क्लास में मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने लगूँ, पौने घंटे की क्लास में 30 मिनट निकल जाए महाद्वीपों के बारे में चर्चा करते हुए, तो ये रेलिवेंट नहीं होगा आपके इंग्लिश की प्रिपरेशन से। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे अंग्रेजी पढ़ाई जाए आपको तो ये रेलिवेंट होगा। मोस्ट पार्ट आपका अंग्रेजी में जाना चाहिए। रिलेटेड या एप्रोप्रिएट को रेलिवेंट बोलते हैं, बड़ा कॉमन सा वर्ड है। रेलिवेंट के 3 सिनोनिम्स हैं, पर्टिनेंट, जर्मेन और अपोजिट। ये ऑपोजिट नहीं है,
ऑपोजिट नहीं है, वो अलग वर्ड है, ये है अपोजिट। जो अपनी जगह पे सही पोजीशन पे पॉजिटेड हो, जो रेलिवेंट हो, जो सुसंगत हो, अपोजिट। ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। द मोस्ट पर्टिनेंट कंसर्न फॉर यूरोप टुडे इज़ एन एनर्जी क्राइसिस इन विंटर्स। सबसे ज़्यादा जो रेलिवेंट या अपोजिट या पर्टिनेंट कंसर्न चिंता है यूरोप की, वो है एनर्जी का क्राइसिस विंटर्स में, यानी सर्दियों में। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट, अगर आप देश की राजनीति के हिसाब से देखें या सिविल कॉन्टेक्स्ट से देखें तो काफ़ी फॉर्म में। सिविल लिबर्टीज़ के लिए, प्रेस की आज़ादी के लिए, डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भरपूर जतन लगा रही है पिछले कुछ महीनों से खासकर। और इसी सिलसिले को बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार, जब इन्होंने अपनी लोअर कोर्ट्स को लताड़ा, हाई कोर्ट्स को, सेशंस कोर्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, कि आप ये बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के बातों में आकर के मीडिया के ऊपर रिस्ट्रेंट क्यों लगा देते हैं। मीडिया पे रिस्ट्रेंट लगाना एक बहुत ही एक्सेप्शनल केस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी बड़ा आदमी आया बड़ा सा वकील लेकर के और किसी को कह दिया आपको आकर के कि भाई इस चैनल ने हमारे खिलाफ ये न्यूज़ चलाई है, इस चैनल को बंद करो या इसकी न्यूज़ को बंद करवाओ, तो आप बंद नहीं करवाओगे। जर्नलिस्टिक कंटेंट को आपको बनाए रखना है, यही जो है डेमोक्रेसी की नींव होता है ना। जर्नलिज्म जो है चौथा स्तंभ है किसी भी लोकशाही का। तो बड़ा ही शानदार सा ऑर्डर पास किया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी ऑर्डर की इंट्री केसेस में, यानी उसकी बारीकियों में इस आर्टिकल में घुसा जाएगा। शुरू करते हैं। टोन मैं आपको क्लास के लास्ट में बताता हूँ, ऑफकोर्स आप खुद से भी गैस कर लेंगे। थोड़ा सा वेलकम किया जा रहा है इस ऑर्डर को, बड़ी इसकी वाहवाही हो रही है ना। शुरू करें आर्टिकल को। अ रीस्टेटमेंट ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ इज़ ऑलवेज वेलकम। एक जो रीस्टेटमेंट है या पुनरावृत्ति है या रिपीट होने का काम है कानून के, लॉ के बेसिक प्रिंसिपल्स का, मूलभूत सिद्धांतों का। कह रहा है ये रीस्टेटमेंट का जो काम है ना, हमेशा ही वेलकम होता है, हम उसका हमेशा ही तहे दिल से स्वागत करते हैं। और कह रहे कब करते हैं, स्पेशली इफ़ देर आर जुडिशियल ऑर्डर्स दैट सीम टू इग्नोर देम। खास करके भाई साहब तब करते हैं जब जुडिशियल ऑर्डर से आ रहे हों, कोर्ट से ही ऑर्डर आ रहे हों, जो इन प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को दिखाई देते हैं कि वो इग्नोर कर रहे हों। तो जब भी छोटी कोर्ट्स किसी लॉ के बेसिक प्रिंसिपल को वायलेट करे, तब जब सुप्रीम कोर्ट से कोई रिस्टेटमेंट आता है तो सभी उसका स्वागत करना चाहिए, है ना। हम सभी उसको वेलकम करते हैं। रिस्टेटमेंट सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, रिस्टेटमेंट इज़ ऑलवेज वेलकम, हमेशा इसका स्वागत है। जुडिशियल ऑर्डर्स की वर्ब है आर, वेलकम एक एडजेक्टिव है ना। दैट की वर्ब है सीम, दैट आया ऑर्डर्स के लिए, ऑर्डर्स प्लूरल है इसलिए वर्ब को भी प्लूरल रखा गया है, पीछे एस का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अच्छा, कौन से ऑर्डर्स हैं भाई ये? कह रहे द सुप्रीम कोर्ट्स रीसेंट ऑर्डर cautioning courts against granting pre-trial injunctions against the media in civil suits for defamation is a reminder। कह रहे सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में जो ऑर्डर आया है कुछ 4-5-2 दिन पहले, जो कॉशन करने वाला है, चेताने वाला है, सावधान करने वाला है अदालतों को, यानी सुप्रीम कोर्ट से नीचे की सभी कोर्ट्स को। और किस चीज़ के खिलाफ अगेंस्ट किया है कॉशन? इन्होंने कॉशन किया है या चेताया है, वार्न किया है, अगेंस्ट लगा के बता रहा है, ग्रांट करने से इस टाइप के ऑर्डर्स को, प्री ट्रायल इंजंक्शंस को। और ये किसके खिलाफ दिए जाते हैं? ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल के खिलाफ, अगेंस्ट द मीडिया। और ये दिए जाते हैं ऐसे सूट्स में, ऐसे कोर्ट केसेस में जो सिविल हैं, जो नागरिक हैं, जिसमें कोई गुनाह नहीं हुआ है। और ये सिविल सूट्स हैं डेफेमेशन के, यानी मानहानि के। कह रहा है ये जो ऑर्डर है ना इस टाइप का, ये एक रिमाइंडर है, ये एक याद ताज़ा करवाने वाली चीज़ है। और किस चीज़ की? दैट वो ये, सच ऑर्डर्स कुड हैव सीवियर रेमिफिकेशंस ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच। ऐसे जो ऑर्डर्स आते हैं, इंजंक्शंस आते हैं, इनके बहुत ख़राब दूरगामी नतीजे हो सकते हैं, फार फेस्ट रिजल्ट्स हो सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, अभिव्यक्ति के अधिकार पे। एंड मे इम्पेयर द पब्लिक्स राइट टू नो। और ऐसे ही ऑर्डर्स इम्पेयर कर सकते हैं, अपाहिज कर सकते हैं, कमज़ोर बना सकते हैं पब्लिक के उस राइट को, आम आदमी के उस अधिकार को जो है जानने का कि देश में क्या चल रहा है। तो ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि घड़ी घड़ी ये प्री ट्रायल इंजेक्शन मत दिया करो बड़े बड़े लोगों के पैसे के दम पे जो केस लगाते हैं वो, क्योंकि आपके इन ऑर्डर्स की वजह से देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ख़राब होता है। और आम आदमी को हक होना चाहिए कि क्या देश में चल रहा है। आप इस इंजंक्शन के जरिए इन बातों को आम आदमी तक नहीं पहुंचने देते। चलिए, ऑर्डर की वर्ब है इस, ऑर्डर इज़ अ रिमाइंडर। प्री ट्रायल इंजंक्शन आपने देख लिया, कोई बड़ा आदमी कोर्ट में गया और एक ऑर्डर ले आया कि मेरे इस मामले पे कोई न्यूज़ वाला कोई बात नहीं करेगा। प्री ट्रायल, ट्रायल से पहले ही मैंने रोक लगवा दी। ऑर्डर्स की वर्ब है कुड हैव और दूसरी वर्ब है मे इम्पेयर। ऑर्डर्स जो है रिसीवियर रेमिफिकेशंस रख सकते हैं और इम्पेयर कर सकते हैं, कमज़ोर या अपाहिज बना सकते हैं पब्लिक के राइट को।
और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी ग्रांटिंग इंटरिम इंजंक्शंस बिफोर द ट्रायल कमेंसेस इन अ कैविलियर मैनर रिजल्ट्स इन स्टिवलिंग ऑफ पब्लिक डिबेट। कोट एंड अनकोट के बीच में लिखा हुआ है, यानी किसी इंसान ने बात बोली है और उसी बात को वैसा का वैसा लिखा गया है। कह रहा है ग्रांट करने का जो काम है इन इंटरिम इंजंक्शंस को, इंटरिम का मतलब होता है टेम्परेरी, ये इंजंक्शन परमानेंट नहीं है। जब कोर्ट में फैसला हो जाएगा केस का, उसके बाद मीडिया छापे जितना छापना है, ये इंटरिम है, ये 1-2 साल 5 साल 10 साल के लिए जब तक केस चलेगा। कह रहा है जी ग्रांट करने का काम ऐसे इंटरिम इंजंक्शंस को, इससे पहले कि ट्रायल शुरू भी ना हो, जब तक ट्रायल शुरू होता है, और ये दिया जाता है कैवेलियर मैनर में, बहुत ही एरोगेंट मैनर में, बेपरवाह तरीके से। कह रहा है ये काम जो है रिजल्ट इन होता है, इसका नतीजा ये निकलता है कि स्टिफल कर दिया जाता है, गला घोंट दिया जाता है, आवाज़ को दबा दिया जाता है पब्लिक की डिबेट का। देखो कोर्ट एंड कोर्ट में लिखा गया, बात खत्म हो गई। कह रहा है द कोर्ट ऑब्जर्व्ड, कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया, ऐसा कोर्ट ने कहा। और ये सारा काम कब किया कोर्ट ने? वाइल सेटिंग असाइड अ दिल्ली लोअर कोर्ट ऑर्डर ऑल्सो कन्फर्म्ड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट दैट डायरेक्टेड न्यूज़ आउटलेट ब्लूमबर्ग टू टेक डाउन एन आर्टिकल कंसर्निंग जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड। कह रहा है ये सारा काम कोर्ट ने तब किया, ये सारी बात को कोर्ट ने तब ऑब्जर्व किया जब कोर्ट सेट असाइड कर रहा था, कैंसिल कर रहा था दिल्ली की एक छोटी अदालत के एक ऑर्डर को, और वही ऑर्डर है जो कन्फर्म्ड बाय भी था दिल्ली की उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से। और ये ऑर्डर वो था जो डायरेक्ट करता था ब्लूमबर्ग नाम के न्यूज़ आउटलेट को, इस मैगजीन को, कि वो टेक डाउन कर दें या उतार दें या हटा दें एक ऐसे आर्टिकल को जो कंसर्निंग था, जो जुड़ा हुआ था, जो रिलेटेड था जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड नाम की कंपनी के साथ। और ये सारा काम कैसे हुआ थी? ये सारा का सारा आर्टिकल कब आया था? विद इन अ वीक फॉर बीइंग अलेजली डेफेमेटरी। ये सारा काम हुआ था एक ही हफ्ते के अंदर, आर्टिकल के कथित तौर पे डेफेमेटरी होने की वजह से जी एंटरटेनमेंट की नाक कटवाना। डेफेमेटरी होना यानी किसी को डिफेम करना, किसी की बात, किसी को गलत बताना। तो आर्टिकल को एक हफ्ते में गिरा दिया गया क्योंकि जी को ये लगा कि इस आर्टिकल की वजह से हमारी साख जो है बाजार में ख़राब हो रही है। चलिए, लंबा सेंटेंस आपने देख लिया। सेंटेंस देखो एक्चुअल में इतना ही है, द कोर्ट ने ऑब्जर्व्ड। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, कोर्ट ऑब्जर्व्ड। क्या ऑब्जर्व किया? कोर्ट ने ये पूरा ऑब्जर्व किया कि ये ऑर्डर आप देते हो तो इससे पब्लिक डिबेट का गला घुटता है। और जब कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था तभी साथ ही साथ इस ऑर्डर को भी कोर्ट ने हटा दिया, सेट असाइड कर दिया, जो एक लोअर कोर्ट का था दिल्ली की, और हाई कोर्ट ने भी जिसको कंफर्म कर दिया था। और ऑर्डर ये कहता था कि ब्लूमबर्ग मैगजीन टेक डाउन कर दे या हटा दे एक ऐसे आर्टिकल को जो जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के ऊपर लिखा हुआ है, और ये हटाया गया सिर्फ एक ही हफ्ते के अंदर, उसके एलिजिडली या कथित तौर पे जी एंटरटेनमेंट की बुराई की वजह से, बुराई करने की वजह से। ग्रांटिंग की वर्ब है रिजल्ट्स इन, ट्रायल की वर्ब है कमेंसेस, दैट आया ऑर्डर के लिए, दैट की वर्ब है डायरेक्टेड, दैट आया आर्टिकल के लिए, ठीक है। नहीं, दैट ऑर्डर के लिए आया, ऑर्डर ने डायरेक्ट किया था कि आप इसको हटाओ। टेक डाउन करना यानी उतार लेना, विड्रॉ कर लेना। चलिए, कह रहा है जी द ब्रीफ ऑर्डर हैज़ नॉट ओनली रीइटरेटेड द स्टैंडर्ड 3-fold टेस्ट फॉर ग्रांटिंग interim injunctions in general, but also reminded the judicial officers that the constitutional mandate of protecting journalistic expression cannot be understated। कह रहा है ये जो छोटा सा ऑर्डर आया है, छोटा सा ऑर्डर है ना ये, कि इस छोटे वाले ऑर्डर को हटा दो, इसको कैंसिल कर दो। ये जो ब्रीफ सा ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसने ना केवल नॉट ओनली रीआइट्रेट किया है, दोहराया है, रीस्टेट किया है उस स्टैंडर्ड 3-fold टेस्ट को। तो एक टेस्ट है, एक इम्तिहान है जिसके अंदर 3 कड़ियाँ होती हैं, 3-fold है, 3 फोल्ड्स होती हैं उसमें। तो कह रहा है ना केवल उस इम्तिहान को दोहराया है, और इम्तिहान है इंटरिम इंजंक्शन देने का जनरल पर्पजेज से, बल्कि साथ ही साथ बट ऑल्सो इसने रिमाइंड भी करवाया है, याद भी दिलाया है जुडिशियल ऑफिसर्स को, जजेस को, दैट वो ये कि संवैधानिक जो जनादेश मिला हुआ है कोर्ट को, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट मिला हुआ है, और मैंडेट है प्रोटेक्ट या महफूज करने का पत्रकारिता की आज़ादी को, जर्नलिस्टिक एक्सप्रेशन को। कह रहा है ये मैंडेट अंडरस्टेट किया ही नहीं जा सकता। इस मैंडेट को आप और कम करके बता ही नहीं सकते हो। अंडरस्टेट करना यानी किसी चीज़ को कम करके बताना। और कब? कह रहा है जी व्हेन इट कम्स टू केसेस अगेंस्ट मीडिया। कह रहा है जब बात हो, व्हेन इट कम्स टू, जब बात हो मीडिया के खिलाफ केसेस की। तो अगर मीडिया के खिलाफ केस पड़ा हुआ है और उसमें मीडिया के मुंह में ही आपने कपड़ा ठूंस दिया है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को, जो जजेज हैं, ठीक से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस मैंडेट को आपको कितना भी समझा ले वो अंडरस्टेटमेंट ही होगा। समझ पाए? इतना बड़ा काम आप गलत कर रहे हैं कि इस मैंडेट को अगर आपको आधा घंटा भी समझाया जाए तो भी अपने आप में वो एक अंडरस्टेटमेंट है। आपके लिए तो और भी ज़्यादा समझाना आपको ज़रूरी है। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है, इट कैन नॉट बी अंडरस्टेटेड। ब्रीफ ऑर्डर की वर्ब है हैज़
रीइटरेटेड दूसरी वर्ब है रिमाइंडेड, हैज़ रीइटरेटेड एंड हैज़ रिमाइंडेड। रीइटरेट करना, फिर से दोहराना। इंजेमिनेट करना, हार्प ऑन करना, इसके सिनोनिम है बार बार किसी चीज़ को कहने के। नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो का इस्तेमाल होता है। ऑल्सो जो है उसको आप ओमिट कर सकते हैं यानी छोड़ सकते हैं। बट लिख दो तो बट ऑल्सो अपने आप अंडरस्टूड है अगर नॉट ओनली ऑलरेडी आ चुका है। ऑल्सो लिख दिया तो भी ठीक, नहीं लिख दिया तो ये अंडरस्टूड है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट यानी संवैधानिक जनादेश जो कोर्ट को मिला हुआ है संविधान से। वर्ब है इसकी कैन नॉट बी अंडरस्टेटेड, अंडरस्टेट करना यानी किसी चीज़ को कम करके बताना। व्हेन इट कम्स टू यानी जब बात हो, इट की वर्ब है कम्स। कह रहा द एडमोनिशन अगेंस्ट कोर्ट्स मैकेनिकली अप्लाइंग द 3 लिम्स ऑफ द टेस्ट। अब देखो वो 3 लिम्स ऑफ द टेस्ट क्या है, इस डैश से 4 लाइनों के बाद इस डैश तक वो 3 लिम्स लिखे गए हैं। तो एक टेस्ट है, उसके 3 अंग हैं, 3 बाजू हैं उसकी, आपको हर बाजू को चेक करना है। अगर वो तीनों लिम्स उसके सेटिस्फाई हो जाएं, तीनों लेयर्स उसकी पूरी बैठें, तभी आपको इंजंक्शन देना है। तो ये बीच का मैं छोड़ देता हूँ, बाकी का पढ़ूंगा, फिर बीच का बाद में अपने ऐड कर देंगे। कह रहा है जो एडमोनिशन आई है, जो लताड़ आई है इन छोटी अदालतों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और लताड़ आई है मैकेनिकली अप्लाई करने की। मैकेनिकली यानी एक मशीन की तरह अप्लाई करना, दिमाग नहीं लगाना, बस मशीन चल रही है, मशीन के अंदर अप्लाई कर दिया, बस हो गया अप्लाई। और अप्लाई करना है इन 3 इम्तिहानों को या इस टेस्ट के 3 लिम्स को। कह रहा है और ये कैसे करते हैं कोर्ट वाले, छोटी कोर्ट अदालत वाले, बाय मेयरली रिकॉर्डिंग दैट दीज ग्राउंड्स हैव बीन सेटिस्फाइड इज़ क्वाइट अपोजिट। खाली कागज़ पे ऐसा लिख करके, रिकॉर्ड करके कि ये तीनों आधार जो हैं वो सेटिस्फाई हो गए हैं। कह रहा है ये जो एडमोनिशन है ना, ये क्वाइट अपोजिट है, क्वाइट रेलिवेंट है, इस पूरे मामले से काफ़ी सुसंगत है। तो छोटी अदालतें क्या करती हैं, ऐसा नहीं बोलती कि ये टेस्ट हम लगाएंगे नहीं, बल्कि कागज़ पर लिख देती है हमने लगा के देख लिया और टेस्ट सही बैठ गया। सही बैठ गया तो हम इंजंक्शन ऑर्डर पास कर रहे हैं और इस आर्टिकल को, इस मीडिया हाउस को हटाना होगा। तो एक कंप्यूटर की तरह, एक मशीन की तरह आप इस जो है टेस्ट को लगा रहे हैं, एक्चुअल में तो लगा ही नहीं रहे हैं, बस ऑन पेपर बोल रहे हैं कि मैंने लगाया है। तो इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा के बोला है कि मशीन मत बनो, दिमाग लगा करके इस टेस्ट को देखो सच में लग रहा है या नहीं लग रहा। अब वो 3 टेस्ट आपको बताएगा इंजंक्शन ऑर्डर को देने के लिए जो आपको लगाने हैं। वेदर देर इज़ अ प्राइमा फेसी केस, पहला टेस्ट ये है कि प्राइमा फेसी कोई केस बनता भी है नहीं बनता। ऐसा तो नहीं है कोई बड़ा व्यापारी किसी न्यूज़पेपर को परेशान करने के लिए आया है कोर्ट में अपना वकील लेके। केस होना चाहिए, कुछ मामला होना चाहिए, प्राइमा फेसी यानी फर्स्ट फेस में या पहली नज़र में। दूसरा, वेदर द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इज इन फेवर ऑफ एन इंटरिम रिस्ट्रेंट, क्या जो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है वो फेवर में है इंटरिम रिस्ट्रेंट के। कन्वीनियंस यानी सहूलियत, बैलेंस का मतलब है संतुलन। रिस्ट्रेंट ऑर्डर आने से दोनों को बराबर असहूलियत होनी चाहिए, शिकायतकर्ता को भी और मीडिया हाउस को भी, और दोनों को बराबर ही सहूलियत होनी चाहिए। ऐसा ना हो सारी असहूलियत मीडिया हाउस को हो रही हो और बिजनेसमैन मज़े से घूम रहा हो। समझ पा रहे हो, एक बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो है कोर्ट को लगना चाहिए कि ऑर्डर की वजह से आएगा, दोनों को बराबरी का ट्रीटमेंट मिलेगा। और लास्टली क्या होना चाहिए, वेदर नॉट ग्रांटिंग इट विल कॉज इरेपरेबल लॉस और हार्म, कि अगर हमने ग्रांट नहीं किया इस इंजंक्शन ऑर्डर को, मीडिया हाउस को हमने नहीं कहा कि आप इस चैनल को बंद करें, इस न्यूज़ को बंद करें, तो क्या ये चीज़ कोई ऐसा लॉस या हार्म कर सकती है जो इरेपरेबल हो, जिसकी कोई रिपेयर ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं है इसकी वजह से उस बिजनेसमैन का बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको देखनी है, अगर इन तीनों का जवाब हाँ हो तभी आपको इंजंक्शन का ऑर्डर पास करना है। तो ये 3 लिम्स ऑफ दिस टेस्ट है। आज के क्विज में मैंने पूछ भी रखे हैं क्वेश्चन, इस पर ध्यान रखना। अब देख लो सेंटेंस की स्ट्रक्चर। जब सेंटेंस को इस तरीके से खोल के पढ़ोगे ना भाई, जैसे पढ़ा रहा हूँ आपको, तभी बता पाओगे कि एडमोनिशन की वर्ब जो है वो इज है। दिस एडमोनिशन इज क्वाइट अपोजिट, क्वाइट रेलिवेंट। समझ पाए, केस की वर्ब है इज, क्लोज शुरू हुआ देर से, इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना पड़ेगा आपको ऑफ कोर्स। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस की वर्ब है इज, ग्रांटिंग की वर्ब है विल कॉज। चलो है ना, दैट ग्राउंड्स की वर्ब है हैव बीन सेटिस्फाइड, और कुछ नहीं है यहाँ पे, दैट किसी का सब्जेक्ट नहीं है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। इररेपरेबल मतलब जिस चीज़ को रिपेयर ना किया जा सके, एक बार जो काम हो गया, दूध की दही बन गई तो बन गई, है ना, उसको बोलते हैं इररेपरेबल। इररेपरेबल को इररिवर्सिबल भी बोलते हैं, जिसको रिवर्स ना किया जा सके, इररेकरेबल भी बोलते हैं और इररिट्रीवेबल भी बोलते हैं। ये सारे वन वर्ड्स बड़े कॉमन है और सबको आना ही चाहिए। देखो ये वन वर्ड तो मैंने आपको करवा दिए, अब ये इर से बनने वाले 4 वन वर्ड्स एक बार खुद से सभी लोग ट्राई देंगे। मैं लिख दूंगा, करवा भी दूंगा, एक बार खुद से ट्राई दो। इररिफ्यूटेबल, इररिफ्रेजेबल, इररिप्रोचेबल और इररिकंसाइलेबल क्या होता है। चलिए, रिफ्यूट का मतलब होता है मना करना, मैंने तो ये काम किया ही नहीं, मैं तो वहाँ था ही नहीं, मुझे तो ये पता ही नहीं,
जब आप ऐसा करते हो तो आप मना करते हो, डिनाई करते हो चीज़ों को। तो इररेफ्यूटेबल यानी समथिंग दैट कैन नॉट बी डिनाइड और रेफ्यूटेड, दैट कैन नॉट बी डिनाइड और रेफ्यूटेड, ठीक है। इररेफ्रेजेबल भी जो है इररिफ्यूटेबल का सिनोनिम है, जिसको रिफ्रेज ना किया जा सके या रिफ्यूट ना किया जा सके। कुछ लोग ऐसा करते हैं ना कि मैं तो था ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। तो फिर अगर आप उनको वीडियो क्लिपिंग दिखाएंगे, कोई फुटेज दिखाएंगे कि देख तू ही तो था ये, तब वो वीडियो क्लिपिंग या वीडियो फुटेज जो है कोर्ट में दिखाओगे तो वो इररेफ्यूटेबल या इररिफ्रेजेबल होगी। ऐसे इस वर्ड को आप याद रख सकते हैं। इररेप्रोचेबल यानी जिसको रेप्रोच ना किया जा सके। रेप्रोच का मतलब होता है किसी को लताड़ना या उसका ब्लेम लगाना। समथिंग दैट कैन नॉट बी ब्लेम्ड। पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में जहाँ थियोक्रेसी है और स्ट्रेटोक्रेसी है, मिलिट्री का राज है और धर्म का राज है, वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट इररेप्रोचेबल होती है। आर्मी मैन जो है बड़े से बड़ा गलत काम करके भी दे कैन गेट अवे विद दैट, क्योंकि आप उनको रेप्रोच नहीं कर सकते हो, कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो। ले जाओगे तो फिर कुछ और हो जाएगा आपके साथ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इररेप्रोचेबल जिसको ब्लेम ना कर सको। लास्ट में इररेकंसाइलेबल। रेकंसाइल का मतलब होता है सुलझाना किसी झगड़े को, आपसी डिफरेंसेस को ख़त्म करना। अगर कोई चीज़ इररेकंसेबल है, समथिंग दैट कैन नॉट बी सेटल्ड, दैट कैन नॉट बी सेटल्ड। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का केस जो है आपको इररेकंसाइलेबल लगेगा काफ़ी हद तक। ये झगड़ा सेटल होने जैसा मतलब नहीं लगता है ना, देखने में लगता है कि सेटल नहीं होगा। चलिए 5-4 वर्ड्स हैं, 1 वर्ड्स, ध्यान रखना है इनको। रेकंसाइल वर्ड का एक और मीनिंग भी होता है खाते को मिलाना। खर्चा हुआ 500 रुपये, सेल आई 1000 रुपये, गले में होने चाहिए 500 पर पड़े हुए 100 रुपये। तो आप शाम को बैठ के रेकंसाइल करोगे, या तो सेल कम आई है या खर्चा ज़्यादा हुआ है। तो इररेकंसाइलेबल वो खाता भी है जिसको मिलाना मुश्किल हो, ऐसी खाता भाई जिसमें बड़ी गड़बड़ हो, है ना, इररेकंसाइलेबल हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कोर्ट्स ग्रांटिंग एन इंजंक्शन आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिकॉर्ड रीजंस बाय एनालाइजिंग द फैक्ट्स। अगली बार जब कोर्ट्स ग्रांट कर रही होंगी ऐसे एक इंजंक्शन को, कोर्ट्स जब भी दे रही होंगी ऐसे किसी ऑर्डर को किसी मीडिया हाउस के खिलाफ, किसी बड़े बिजनेसमैन के कहने पे, तो वो कोर्ट्स जो है ना, उनको ऑन पेपर उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो रीज़न भी लिखेंगी, एनालाइज करके सभी फैक्ट्स को तीनों लिम्स के सामने लिखेंगी कि ये कौन सा लिम्ब, ये कौन सा लिम्ब और ये वाला जो टेस्ट है मैंने ऐसे ऐसे सेटिस्फाई किया। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, अब सेकंड पे आते हैं। आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये वाला। कह रहा है जी, हाउ एवर इट इज़ विद अनफॉर्चुनेट फ्रीक्वेंसी दैट वन हेयर्स of 3 kinds of judicial orders that place questionable curbs on journalistic publication। कह रहा है हालांकि बात तो सच ये है कि भारत देश में बहुत अनफॉर्चुनेट फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत ही दुर्भाग्यवश किसी चीज़ के होने की दर होती है। फ्रीक्वेंसी क्या मतलब, कौन सी चीज़ कितनी बार हो रही है। तो ये काम रोज़ का है अनफॉर्चुनेट, कि हर आदमी जो है या कोई भी आदमी ऐसा सुनता है, हेयर करता है 3 टाइप ऑफ जुडिशियल ऑर्डर्स को, 3 टाइप ऑफ अदालतों के ऑर्डर्स को। और ये वो ऑर्डर्स हैं जो प्लेस करते हैं सवाल लगाने वाले कर्ब्स को या पाबंदियों को जर्नलिस्टिक पब्लिकेशंस पे, न्यूज़ आर्टिकल्स और न्यूज़ टेलीकास्ट पे। क्वेश्चनेबल यानी जिसको क्वेश्चन किया जा सके, कर्ब का मतलब होता है पाबंदी। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स हम देखेंगे जहां हम खुद ही सवाल करने लगेंगे मन में कि कोर्ट ने आखिर ये ऑर्डर क्यों दिया होगा, क्यों ये कोर्ट चाहती है कि ये बात जो है आगे तक ना जाए। अब वो 3 टाइप के ऑर्डर्स कौन से हैं, इसने कॉलम लगा के बता दिए। पहला, आउटराइट गैग ऑर्डर्स, बैनिंग एनी पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू केसेस बीइंग हर्ड बाय द कोर्ट्स। आउटराइट का मतलब होता है सीधे सीधे और पूरा, एब्सोल्यूट। गैग ऑर्डर का मतलब होता है साइलेंसिंग ऑर्डर या रिस्ट्रेंट ऑर्डर, पूरे तरीके से पाबंदी का ऑर्डर जो बैन कर दे किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन के पब्लिकेशन को, और वो इंफॉर्मेशन जो जुड़ी हुई हो ऐसे केस से जो सुना जा रहा हो किसी अदालत के द्वारा। जैसे राम मंदिर का केस, जब तक ये केस चल रहा था आप जाकर के मीडिया में कुछ खास इस केस के बारे में बोल नहीं सकते थे, है ना। गैग ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का लगा हुआ था, मतलब आम आदमी तो नहीं बोल सकता था, नेता तो बोल ही लेते हैं। तो ये गैग ऑर्डर होता है पहले टाइप का। दूसरा, ओमनीबस प्रायर रिस्ट्रेंट ऑर्डर्स अगेंस्ट ऑल मीडिया हाउसेस। ओमनीबस यानी कॉमन, मल्टीपर्पस, और प्रायर रिस्ट्रेंट यानी पहले से ही पाबंदी का ऑर्डर सभी मीडिया हाउसेस के खिलाफ। और किस आधार पे, बेस्ड ऑन अ प्लेंटिव्स फियर दैट अ डेफेमेटरी स्टेटमेंट मे बी रिपीटेड बाय अदर्स। आधार पे, एक शिकायतकर्ता के इस फियर पे, प्लेंटिफ या मुद्दई के इस डर पे कि एक डिफेम करने वाली स्टेटमेंट जो है वो रिपीट हो सकती है दूसरों के द्वारा भी। आपके ऊपर किसी ने गलत इल्ज़ाम लगाया, आप कोर्ट में गए और कोर्ट में बोल दिया भाई सभी चैनल्स को बोल दो इस इल्ज़ाम को बार बार टेलीकास्ट ना करें, मैं इस इल्ज़ाम को कोर्ट में चैलेंज करूँगा और मैं दिखाऊंगा सभी को कि मैं बेगुनाह हूँ। पर अगर ये कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया और न्यूज़ चैनल वाले इसको चलाते रहे,
तो बाद में मेरी बेगुनाही कोई नहीं मानेगा, तब तक मेरे को बहुत डिफेम हो जाऊंगा मैं। तो ये होता है ऑमनीबस प्रायर रिस्ट्रेंट ऑर्डर्स, जब भी किसी आदमी की बदनामी की बात हो। तीसरा टाइप का ऑर्डर कौन सा होता है, ये सबसे खराब है। फाइनली प्री ट्रायल ऑर्डर्स टू स्पेसिफिक मीडिया हाउसेस टू टेक डाउन एन आर्टिकल एंड रिफ्रेन फ्रॉम फर्दर पब्लिकेशन। तीसरा है प्री ट्रायल ऑर्डर, जो ऑमनीबस नहीं होता है बल्कि किसी खास मीडिया हाउस के खिलाफ होता है, किसी चैनल या अखबार के खिलाफ होता है, कि वो किसी आर्टिकल को हटा ले और फिर परहेज करे उस बात पे और आगे लिखने से या कुछ दिखाने से। ठीक है, तो इसमें एक न्यूज़पेपर को आप सिंगल आउट कर देते हैं और उसके खिलाफ केस डाल करके उस न्यूज़पेपर से आपका नाम गायब करवा देते हैं। ये थर्ड टाइप ऑफ ऑर्डर्स है। चलिए, ये लंबा सेंटेंस था भाई, देखो इतना लंबा, कोशिश की है आपको इसका सेंस दें। नेक्स्ट टाइम आपसे कोई पूछे तो आपको पता हो कि रिस्ट्रेंट ऑर्डर्स किस टाइप के होते हैं, इंजंक्शन किस टाइप के होते हैं, है ना। इट की वर्ब है इज, वन का मतलब है कोई भी, इंडेफिनिट प्रोनाउन है वन, वन की वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, वन हेयर्स। ऑर्डर्स के लिए दैट है, दैट की वर्ब है प्लेस। कर्ब का मतलब होता है पाबंदी या कंट्रोल। आउटराइट का मतलब होता है सीधा सीधा, ये पहले टाइप का ऑर्डर है। गैग ऑर्डर यानी चुप्पी का ऑर्डर, साइलेंसिंग ऑर्डर, मुंह बंद करने वाला ऑर्डर। ठीक है, तो ये पहला ऑर्डर था। सेकंड ऑर्डर है ऑमनीबस। ऑमनीबस यानी मल्टीपर्पज़, सारे मीडिया हाउसेज पे एक साथ लगेगा, और ये इसलिए लगेगा क्योंकि आपको अपनी बदनामी का खतरा है और आप अपने आप को बेगुनाह मानते हैं। डेफेमेटरी यानी जो आपको डिफेम करे, आपको बदनाम करे। और तीसरा ऑर्डर हो गया प्री ट्रायल, कोमा लगा करके वो ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, रिफ्रेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, किसी चीज़ से परहेज करना। कह रहे सच ऑर्डर्स विल नॉट बी पॉसिबल अनलेस वन इग्नोर्स द कॉमन लॉ प्रिंसिपल इन बोनार्ड वर्सेस पेरीमैन। ऐसे ऑर्डर्स जो हैं पॉसिबल होंगे ही नहीं, ऐसे ऑर्डर्स कभी लगे ही ना। और कब ना लगे, अगर ऐसा ना हो, अनलेस। कैसा ना हो भाई, कोई भी आदमी इग्नोर ना करे इन कॉमन लॉ प्रिंसिपल को, जो बोनार्ड वर्सेस पेरीमैन नाम के इस केस में आए थे। बड़ा केस होगा कोई, बोनार्ड वर्सेस पेरीमैन, सर्च करना है इसको विकिपीडिया पे। अब ये केस कौन सा है, विच लेज डाउन द स्टैंडर्ड दैट देयर कैन बी एन इंजंक्शन इन अ डेफेमेशन सूट ओनली इफ द कोर्ट फील्स दैट द कॉन्टेंट्स इज डेफेमेटरी। कह रहे ये वही केस है जो ले डाउन करता है इस बात को, इस्टेब्लिश करता है ऑन पेपर इस चीज़ को, इस स्टैंडर्ड को, इस कसौटी को, कि देयर कैन बी इंजंक्शन। इंजंक्शन का ऑर्डर तभी आ सकता है एक डेफेमेशन सूट में, मानहानि के मुकदमे में, सिर्फ तभी, ओनली इफ, अगर कोर्ट को ऐसा फील हो, कोर्ट को ऐसा लगे कि जो सारा कंटेंट है उस न्यूज़पेपर का या अखबार का या टीवी चैनल का, वो डेफेमेटरी है, वो बदनामी करने वाला है। एंड दैट देयर कैन बी नो वे द पब्लिकेशन कैन बी जस्टिफाइड। और कोई भी रास्ता नहीं है, देयर कैन बी नो वे, कि इस न्यूज़पेपर की इस न्यूज़ को, पब्लिकेशन को जस्टिफाई किया जा सके या सही ठहराया जा सके ड्यूरिंग ट्रायल, जब कोर्ट केस चल रहा हो, डेफेमेशन का केस कोर्ट में सुना जा रहा हो। और कह रहा है इसमें कौन कौन से रीज़न भी शामिल हैं। फॉर इंस्टेंस बाय प्लेडिंग द डिफेंस ऑफ ट्रूथ एंड पब्लिक इंटरेस्ट। एग्जाम्पल के लिए प्लेड करके या रिक्वेस्ट करके सच के डिफेंस को या फिर लोगों की भलाई को, पब्लिक इंटरेस्ट को। थोड़ा सा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, एक बार रिपीट कर देता हूँ, इसका मीनिंग समझो आप सबसे पहले कैसे बना हुआ है। इतना तो आपने समझ लिया, ऐसा कोई ऑर्डर लगे ही ना अगर हर आदमी बोनार्ड और पेरीमैन केस को पढ़ ले, आप भी पढ़ ले, मैं भी पढ़ लूँ और जज भी पढ़ ले, है ना, सबको एक केस के बारे में बताओ। अब ये केस क्या है, इस केस के बारे में सब कुछ बताया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये वही केस है भाई साहब जिसने एक स्टैंडर्ड बना दिया है, एक कसौटी बना दी है कि कोई इंजंक्शन केस आपको लगाना ही नहीं है, किसी अदालत को इंजंक्शन का ऑर्डर देना ही नहीं है किसी न्यूज़ चैनल के खिलाफ। अगर मतलब देना है तो कब देना है, तभी देना है जब कोर्ट को ऐसा लगे कि इंजंक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं दिया तो बदनामी हो जाएगी इस इंसान की या इस कंपनी की। और दूसरा कोई तरीका है ही नहीं कि इस पब्लिकेशन को जस्टिफाई किया जा सके। ना तो ये पब्लिकेशन पब्लिक इंटरेस्ट के बहाने को फुलफ़िल करता है, ना ये पब्लिकेशन, ना ये न्यूज़ सच को सबके सामने लाने की कोशिश करती है ना। अगर ये सब काम भी ये न्यूज़ करती होती तो भी हम इस न्यूज़ वाले को नहीं रोक पाते। ये दोनों काम भी नहीं हो रहे, जज साहब को लगना चाहिए, तभी वो जाकर के इंजंक्शन ऑर्डर पास करेंगे। रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा, हज़ारों लाखों में से एक केस में इंजंक्शन आना चाहिए। ऑर्डर्स की वर्ब है विल बी, अनलेस का मतलब अगर ऐसा ना हो। वन की वर्ब है इग्नोर्स, विच आया पेरीमैन और बोनार्ड केस के लिए, बोनार्ड वर्सेस पेरीमैन के लिए। वर्ब है इसकी लेज डाउन, ले डाउन करना, इस्टेब्लिश करना, किसी चीज़ के ढांचे को बनाना। इंजंक्शन की वर्ब है कैन बी, कोर्ट की वर्ब है फील्स, कंटेंट की वर्ब है इज, नो वे की वर्ब है कैन बी, और पब्लिकेशन की वर्ब है कैन बी जस्टिफाइड। चलो, मेरे ख्याल से आज थोड़ी सी डोज ज़्यादा हो रही है, सेंटेंस है ही बहुत लंबे यार, क्या करूँ मैं, देखो इतने लंबे लंबे सेंटेंसेज है। कोई बात नहीं, लंबा वाला सेंटेंस पढ़ोगे यहाँ, थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे यहाँ, तो एग्ज़ाम के अंदर आपको ईजी लगेगा, है ना।
चलो, ले से बनने वाली सारी फ्रेजल वर्ब्स देख लो फटाफट से। ले डाउन मैंने आपको बता दिया, एस्टैब्लिश करना, फ्रेमवर्क को बनाना, बिल्ड अ फ्रेमवर्क या ढांचा, बिल्ड अ फ्रेमवर्क या ढांचा ऑफ समथिंग। ले असाइड, सेव फॉर फ्यूचर, कुछ पैसा मिला आपको, कोई चीज़ मिली जो आपको लगा यार अगले साल काम आएगी, जब इसकी ज़रूरत होगी तब यूज़ करूँगा, तो आप उसको ले यानी रख देंगे, असाइड यानी बाजू में, साइड में। इसको सेव फॉर फ्यूचर करना या सेट असाइड करना भी बोलते हैं। ले आउट का मतलब होता है खर्चा करना, पैसे को बिछा देना। बाजार गए, जेब में पॉकेट्स में पैसा डाल के जो समझ में आया वहीं दुकान पे पैसा बिछा दिया, उसकी टेबल पे, है ना, काउंटर पे। ले आउट कर रहे हो आप मनी को, खुले हाथों से पैसे को लुटा रहे हो, टू स्पेंड मनी। ले अप करना, देखिए ले का मतलब तो पड़ा हुआ, अप मतलब ऊपर। अगर कोई चीज़ आपको ले कर रही है अप, तो दैट थिंग इज मेकिंग यू सिक और इल। ठीक है, अगर आप लेड अप हैं तो आप बेड में पड़े हुए हैं, बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेड अप हैं आप। ठीक है, कोरोना कैन ले यू अप फॉर मंथ्स, कोरोना जैसी बीमारियां आपको महीनों तक ले अप कर सकती हैं, बीमार बना सकती हैं। ले ओवर का मतलब क्या होता है जी? अ ब्रीफ हॉल्ट, अ ब्रीफ हॉल्ट इन अ जर्नी। अगर आप फ्लाइट से जर्नी करेंगे, मान लीजिए आपको अहमदाबाद से इलाहाबाद जाना है, तो डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं होगी, आपको पहले दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली में आपको प्लेन से उतारेंगे, हो सकता है ना उतारें, लेकिन फ़्लाइट आपकी रुकेगी आधा घंटा। ठीक है, तो या हो सकता है आपका प्लेन चेंज हो, कुछ भी होगा, तो वो ले ओवर हुआ आपका दिल्ली में, एक ब्रीफ हॉल्ट आया आपकी जर्नी में। फ्रेजल वर्ब फॉर्म में इसको कॉल ऐड करना बोलते हैं। योर प्लेन विल कॉल एट दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है। ले वेयर का मतलब होता है, बेयर का मतलब होता है बिना कवरिंग के, बिना कपड़ों के। ले का मतलब होता है बिछाना। अगर किसी चीज़ को ले बेयर कर रहे हैं तो उस चीज़ को आप सबके सामने रिवील कर रहे हैं, किसी राज के ऊपर से कपड़ा या पर्दा हटा रहे हैं। रिवील और एक्सपोज समथिंग। ठीक है, एक्सपोज समथिंग। चलिए, 5 फ्रेजल वर्ब्स आनी चाहिए भाई सभी को। आगे बढ़ते हैं। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट भी है, करवा दूं क्या? चलो, अगर क्लास 40 मिनट से लंबी हुई तो नहीं करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं एक बार। कह रहा था लेटेस्ट ऑर्डर ऑल्सो कंटेन्स अ रिमाइंडर दैट दोज विद इन्फ्लुएंस एंड इकोनॉमिक पावर कैन रिसोर्ट टू स्लैप। कह रहा है ये ऑर्डर जो है ये एक रिमाइंडर भी रखता है हमारे लिए कि वो लोग, दोज जिनके पास रुतबा है, रसूख है, इन्फ्लुएंस है और पैसा है जेब में, इकोनॉमिक पावर है, वो लोग रिसोर्ट टू कर सकते हैं, इस चीज़ पे उतर आ सकते हैं, और उस चीज़ का नाम है स्लैप। रिसोर्ट टू करना यानी उंगली टेढ़ी करके किसी चीज़ पे उतर आना, बस अपना काम बनाना। तो अपना काम बनाने के लिए स्लैब पे उतर आ सकते हैं। स्लैब क्या होता है? स्ट्रेटेजिक लिटिगेशन और लॉ सूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। जानबूझ करके किया गया एक लिटिगेशन या कोर्ट केस जो पब्लिक पार्टिसिपेशन को रोके, जो आपकी बात को दबा दे। बस पैसे के दम पे आपने ऑर्डर ले लिया और अपनी बात को पब्लिक में बातचीत होने से रुकवा दिया। कह रहा है अ टैक्टिक ऑफ्टन यूज टू स्टिफल पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड कंपनीज। ये एक टैक्टिक है, एक हथकंडा है, अक्सर जो यूज़ किया जाता है बड़े लोगों के द्वारा गला घोंटने के लिए, लोगों की आवाज़ का, पब्लिक के क्रिटिसिज्म का, किसी बड़े प्रोजेक्ट की या किसी बड़ी कंपनी के। ऑर्डर की वर्ब कंटेन्स, वही बात जो आपको समझा रहा हूँ पूरे आर्टिकल में, पूरा आपके आई थिंक एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस, है ना, सारी कहानी समझने के बाद। ऑर्डर की वर्ब कंटेन्स, दोज की वर्ब है रिसोर्ट टू। दोज मतलब वो लोग, दोज विद इन्फ्लुएंस एंड दोज विद मनी। रिसोर्ट टू करना, टेक रिकोर्स टू करना, रिसोर्ट टू करना या टेक रिकोर्स टू करना, किसी चीज़ पे उतर आना अपना काम बनाने के लिए। द कोर्ट हैज स्ट्रक द राइट नोट व्हेन इट वांट्स दैट एन अर्ली इंजंक्शन इन व्हाट कुड बी ए प्रोलॉन्ग ट्रायल एक्ट्स एज अ डेथ सेंटेंस। कोर्ट ने स्ट्रक किया है, स्ट्राइक किया है सही नोट को। स्ट्राइक द राइट नोट, इसका मतलब होता है सही वक्त पे सही बात करना। जो बात की जिस वक्त पे ज़रूरत हो, उस नोट को, उस धुन को उस वक्त पे बजा देना। तो कोर्ट ने एकदम सही धुन को बजाया, सही वक्त पे स्ट्राइक किया राइट नोट को, जब ये वार्न करती है सभी कोर्ट्स को, अदालतों को, नीचे वालियों को, कि एक अर्ली इंजंक्शन आप अगर दे देते हैं और ऐसी एक चीज़ में इन्वर्ट जो हो सकती है एक लंबा चलने वाला ट्रायल, दशकों चलने वाला केस, वो इंजंक्शन जो है काम करेगा एक मौत की सज़ा की तरह, डेथ सेंटेंस की तरह। और किसके सामने? अगेंस्ट द मटेरियल टू बी पब्लिश्ड, उस सच्चाई के सामने, उस मटेरियल के सामने जो पब्लिश होने वाला था, जो आपने होने नहीं दिया। किसी केस को अगर 25 साल चलना है और उस पर इंजंक्शन लग गया अभी, तो आपके पोते ही पढ़ पाएंगे उस केस के बारे में क्या हुआ था। तो सारी सच्चाई को आपने डेथ सेंटेंस दे दिया, क्योंकि केस तो लंबा चलेगा और तब तक पब्लिक को, आने वाली पीढ़ी को पता लगेगा इस केस के बारे में, है ना। जैसे वो रफ़ेल के केस होते हैं सारे, वो फोर्स के। चलिए ख़त्म करेंगे यहीं आर्टिकल को।
राफेल बोफोर्स का नाम ले रहा हूँ मैं, पॉलिटिकली कुछ मोटिवेटेड मत समझना, मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ जितना मेरा लिमिटेड मेरी नॉलेज है। कोड की वर्ब है हैज स्ट्रक, इट की वर्ब है वॉन्ट्स, इंजंक्शन की वर्ब है एक्ट्स, वट की वर्ब है कुड बी। इन वट का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ में, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है बहुत लंबा चलने वाला कोई भी। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को। अनलेस के बाद में, अनटिल के बाद में, लेस्ट के बाद में हमेशा नॉट वाला सेंटेंस जो है कभी नहीं आएगा। इनके साथ हमेशा आपको अफर्मेटिव सेंटेंस रखना है। और जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ रखा गया है डबल नेगेटिव्स का। कभी भी इन वर्ड्स को एक साथ यूज़ नहीं करना है, नॉट और नो को, नॉट और नथिंग को, नॉट और नन को, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव 2 बार नेगेटिव हो जाएगा। करवा देता हूँ चलो। द पुलिस डिड नॉट फाइंड नो वन एट द हाउस, पुलिस को नहीं मिला कोई भी घर पे। अगर मैं ऐसा लिख दूँ डिड नॉट फाइंड नो वन, तो ये डबल नेगेटिव हो गया। पुलिस को नहीं मिला कोई भी नहीं, समझ पाए? नहीं यहाँ भी आ गया, नहीं यहाँ भी आ गया। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पुलिस डिड नॉट फाइंड नो वन की जगह लिखना पड़ेगा एनी वन एट द हाउस। ठीक है, एक तरफ से नोट हटा, या तो नोट को हटा दो, अगर आपको नो वन रखना ही है, जिद पे आ गए हो, तो यहाँ से नोट को हटा दो और लिख दो पुलिस फाउंड, पुलिस डिड फाइंड या फाउंड लिखना पड़ेगा इस केस में, पुलिस फाउंड नो वन। ठीक है, उस नोट को निकाल दो। और अगर इस नोट को आपको रखना है, आपको जिद आई हुई है कि नोट तो रखूंगा मैं, तो फिर नो वन को आपको पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा और यहाँ से नो निकाल के एनी लिखना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट छोटा सा आप याद रखेंगे। देयर इज़ नॉट या नो वे टू सेटल दिस मैटर, कोई भी तरीका नहीं है इस मैटर को सेटल करने का। तो देयर इज़ नॉट नो वे नहीं हो सकता, या तो नोट को निकाल के लिख दो नो वे, देयर इज़ नो वे टू सेटल दिस मैटर, और या फिर लिखो देयर इज़ नॉट एनी वे टू सेटल दिस मैटर। चलिए याद रखेंगे इस कॉन्सेप्ट को। लास्ट 2 सेंटेंसेस आपको एज क्विज दे रहा हूँ। द पुअर मैन हार्डली हैड नो मनी, नो मनी को क्या करेंगे, दिस एटीट्यूड विल गेट यू नोवेयर, दिस एटीट्यूड विल नॉट गेट यू नोवेयर, नोवेयर को क्या करेंगे, डालना कमेंट्स में। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, फिर किसी क्लास में करेंगे डिटेल में। चलिए आइए क्विज पे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जी, छोटी अदालतों का अभी तक क्या नज़रिया रहा है इंजंक्शन के कसौटी के 3 पहियों को चलाने का। किस तरीके से वो तीनों लिम्स को टेस्ट करती हैं, बहुत अच्छे से टेस्ट करती हैं, बिल्कुल टेस्ट नहीं करती हैं, 3 में से 1-2 को टेस्ट करती हैं, या सिर्फ ऑन पेपर टेस्ट करती हैं। हिंदी में बता दिया, अब तो आंसर निकाल लोगे ना। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाला है, वीडियो के नीचे जाके चेक करो, मेरे आंसर से अपने आंसर्स को मैच करना। हिंदी में बताने के बाद बहुत ईजी है, अब ये मत बोलना सर ये करवाया नहीं आपने। चलो, प्री ट्रायल इंजेक्शन क्या होता है मीडिया के खिलाफ सिविल सूट्स में। 4 ऑर्डर्स आपको बताए गए हैं, आपको बताना है आसान भाषा में प्री ट्रायल इंजेक्शन को इनमें से कौन सा टाइप का ऑर्डर जो है डिफाइन करता है। मेरे आंसर से अपना आंसर मैच कर लेना, फर्स्ट कमेंट में चेक कर लो, चारों को पढ़ो पहले। ले अप या लेड अप का क्या मीनिंग है, फ्रेजल वर्ब आपको करवाई थी। इररिफ्रेजिबल का क्या मीनिंग है, 1 वर्ड भी करवाया था। हाई हैंडेड को क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स ये वर्ड भी आपको करवा चुके हैं, अंडर हैंडेड, हाई हैंडेड। जर्मेन का सिनोनिम एंटोनिम पूछा है आपसे, इररिलेवेंट, रेमिफिकेशन या रेप्रीमांड, तीनों वर्ड्स आपको आते हैं। और लास्ट में आपसे पूछा रिसोर्ट टू, इस वर्ड का क्या मीनिंग है, फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग है। 2 सेंटेंसेस मिलेंगे, 2 एरर्स मिलेंगी लास्ट सेंटेंस में। पहली मिलेगी अंटिल की वजह से, और दूसरी आपको मिल सकती है इस नेवर के आने की वजह से। ढूंढो आराम से। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है डी। प्री ट्रायल इंजेक्शन जो है एक स्पेशल मीडिया हाउस के, एक सेकंड, बी, एक स्पेशल मीडिया हाउस को दिया जाता है कि कोई न्यूज़ को आप हटाओ। ओमनीबस में सभी को दे देते हैं, गैग ऑर्डर के अंदर तो बातचीत करना ही मना होता है पब्लिकली, है ना। और प्री ट्रायल इंजेक्शन में सिर्फ एक मीडिया हाउस को आप जो है किसी चीज़ को छापने से मना करते हैं। बी आपका आंसर बनेगा सेकंड में। आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। क्लास कैसी लगी, सब कुछ समझ में आया, डिड यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, सब कुछ समझ में आया। और पूरी क्लास देखते हैं तो पीडी, पूरी देखने वाले बच्चे पीडी लिख दिया करो। और सब समझ में आया और अच्छा लगा तो पीडीआई लिख करके भी आप बता सकते हैं साहब। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।